ये वीडियो है एक प्रोज चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जो एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है, सीबीएसई में भी है, यूपी बोर्ड में भी क्लास 10th में है। इसके राइटर हैं जीएल फ्यूम्स। चैप्टर से आप लोगों को इतना समझ में आ ही रहा होगा कि अ लेटर टू गॉड यानी ये चिट्ठी गॉड के लिए। सुनने में ऐसा अगर नहीं सोचेंगे तो लगेगा कुछ कोई खास बात नहीं, कोई विशेष बात नहीं। पहली बात तो आप लोग जिस पीढ़ी के हैं, आप लोगों को चिट्ठियों के बारे में बहुत कुछ पता ही नहीं। ये तो आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं हैं कि लेटर आ जाता है, अन्यथा लेटर तो लिखना, जहाँ तक मैंने समझा है कि लेटर राइटिंग की स्थिति हमारे पूरे देश में बहुत खराब है, स्पेशली यूपी बिहार की तो बहुत खराब है। हमारे मास्टरों को नहीं आता, 99% मास्टरों को सही लेटर ड्राफ्टिंग नहीं आता, जबकि हर किताब में, सामान्य किताबों में भी दिया है। लेटेस्ट चीज़ों को वो पढ़ते नहीं, जो चला आ रहा है 50 साल पहले पढ़ा दिए हैं वही चल रहा है। जैसे हजारों साल पहले लोग ये मानते थे, कुछ लोग मानते थे, भारत देश के लोग तो जानते थे कि भाई सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगता है। लेकिन कई मूर्ख ये मानते थे और अब भी कई लोग मान रहे हैं कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य ही घूम रहा है। कई लोग अब भी मानते हैं पृथ्वी चपटी है, तो उनका कोई इलाज नहीं है। पढ़ना लिखना चाहिए। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बदलता रहता है। ग्लोबलाइजेशन का युग है। ग्लोबलाइजेशन के युग में अब आपका जो स्टैंडर्ड लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, ईमेल राइटिंग है, आप उसको ये नहीं कर सकते नहीं हमारा अपना स्टाइल चलाएंगे। ऑफिशियल लेटर में बहुत आवश्यक हो जाता है। फिर ये विषयांतर हो रहा था इस चैप्टर से। तो लेटर के आप लोग युग के है नहीं, आप लोगों ने वास्तव में अपने जीवन में चिट्ठियां लिखी ही नहीं है। बहुत लिखा होगा तो अपने प्रिंसिपल के लिए लिखा होगा, भाई 2 दिन की छुट्टी चाहिए, बुखार हुआ, तबीयत खराब थी या विवाह पड़ा, इतना ही। परीक्षा में भी यही सब आ जाता है, ले देकर बस इतना। पर्सनल लेटर आप लोगों ने वास्तव में नहीं लिखा कभी, किसी अपने दोस्त को, अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को, किसी को भी, अपने नाना नानी को, किसी को भी आप लोगों ने नहीं लिखा। इसलिए लेटर का जो आनंद है, लेटर कितनी बड़ी चीज हुआ करती थी, हम लोगों के बचपन में भी थी। हमने चिट्ठियां खूब लिखी। पढ़ाई के दौरान में माता पिता को लिखा, फोन वगैरह, मोबाइल वगैरह नहीं था। और बचपन में दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, सभी को, बुआ फूफा, हर जगह चिट्ठियां लिखती थी। मेरे पिताजी चिट्ठियां लिखा करते थे। तो चिट्ठी का जो आनंद होता था, ये कहानियां आप सुनिएगा अपने घरों में अपने माता पिता से, क्योंकि आप लोगों के माता पिता हम ही लोगों के उम्र के होंगे, हम लोगों से 2-4 साल आगे पीछे। तो वो बताएंगे कि चिट्ठियों का कितना महत्व है, पत्रों का कितना महत्व था जीवन में उस समय, जब मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था। और दादा दादी से पूछेंगे तब तो और भयानक महत्व था, क्योंकि गांव में पढ़े लिखे लोग कम होते थे। चिट्ठी आने पर क्या आनंद होता था लोगों को। यहां विशेष बात यह है कि अगर एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं, अभी तुम सभी से पूछ लूं, भाई जितने स्टूडेंट सुन रहे हो अभी, ये सभी लोग बताओ कि कितने लोग भाई गॉड में बिलीव करते हैं। अक्सर मिलेंगे हाँ करते हैं, कई लोग कहेंगे नहीं करते हैं। ये अलग प्रश्न है, करते हैं नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते। लेकिन गॉड में अगर नहीं करते तो ये प्रश्न भी छोड़ देता, चलो मत करो भाई, तुम्हारा अपना मामला, तुम मत विश्वास करो गॉड में। तुम्हारे विश्वास न करने से ऐसा नहीं कि गॉड नहीं रहेगा। यदि गॉड है तो है, हमारे मानने पर वो निर्भर नहीं करता। लेकिन जितने लोग मानते हैं, अगर उनसे मैं ये पूछ लूं कि भाई मानते हो ईश्वर है, तो कहोगे हाँ मानते हैं, ईश्वर में बड़ा विश्वास है। तो अगर ईश्वर में बड़ा विश्वास है तो ये बताओ कि कभी ईश्वर को चिट्ठी लिखे, डाकघर में छोड़ा चिट्ठी, तो आप घबराओगे कि कभी ऐसा नहीं किए। तो भाई क्यों नहीं किए, ये प्रश्न पूछ दे, क्यों नहीं किए, तो अगर पागल हो क्या यार, भगवान के पास कौन चिट्ठी लिखता है। क्यों भाई, सभी तो ये बताओगे कि भगवान स्वर्ग में है। ये सनातन धर्म के हो, ये विश्व का सर्वाधिक प्राचीन धर्म है, तो तुम बताओगे भगवान स्वर्ग में। अगर क्रिश्चियन हो तो हेवन में है, मुस्लिम हो तो कहोगे जन्नत में है, कहीं ऊपर ही है सब, ऐसा दिखता ऊपर नहीं है। हालांकि यार हवाई जहाज में कई बार बैठ के गया, कहीं दिखा नहीं कुछ ऐसा सिस्टम। हालांकि वहाँ डर बहुत लगता है, थोड़ा सा जहाज कमप जाए तो फिर स्वर्ग तो नहीं दिखता, सीधे नरक दिखने लगता है। तो लिखा क्यों नहीं, तो कहोगे कि यार गॉड के पास पहुंचेगा नहीं। कहीं ना कहीं मन में तुम भले मानते हो कि ईश्वर है, तुम्हारे मन में इतना अडिग विश्वास नहीं है कि तुम चिट्ठी लिख सको कि गॉड है। भले कह देते हो कि हम मानते हैं गॉड है, लेकिन तुम्हारे मन में ये अडिग विश्वास नहीं था कभी, इसलिए नहीं लिखा। इसमें एक कैरेक्टर है लेंचो।
लेंचो एक किसान है, किसान ही नहीं बिल्कुल बड़ा मेहनती किसान है। उसको इसमें राइटर ने, फ्यूंट्स ने भी उसको बैल कहा है, सीधे आदमी के रूप में वो बैल था, साक्षात बैल, परिश्रम का प्रतीक। नहीं लिखा आप लोगों ने, किसी ने नहीं लिखा, मैंने भी नहीं लिखा यार आज तक। मैंने बहुत चिट्ठियां लिखी अपने बचपन में, लेकिन सच बताऊं तो भगवान को नहीं लिखा। पता नहीं क्यों नहीं लिखा, शायद विश्वास था भगवान में, अब भी है, लेकिन यार चिट्ठी लिखने जैसी बात नहीं सोच पाया। शायद मैं ये समझता हूं कि भगवान तो सीधे सब कुछ जानते हैं, तो सुन ले। इस कहानी में छोटी सी कहानी है, बड़ी प्रेरणादायक, कि भाई अनपढ़ होना, मूर्ख होना, बाबा तुलसीदास जी ने भी ये कहा है, बड़े बड़े संतों ने कहा, ज्ञान मार्गी कवि हुए, प्रेम मार्गी, भक्त मार्गी, अलग अलग। तो उसमें एक है कि भक्ति का एक स्वरूप होता है कि आप मूर्ख भी हो, आपका हृदय शुद्ध हो। मूर्खों का हृदय ये आवश्यक नहीं कि अशुद्ध हो, अक्सर बल्कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखों से अधिक शुद्ध होता है उनका हृदय। वो एक अनपढ़ सा आदमी है, चूंकि अंग्रेज है तो क्रिश्चियन था, चर्चेस वगैरह में जाता। हर धर्म में यही बताया जाता है कि भाई गॉड सब कुछ देखता है, और ये विश्वास इतना पक्का सभी को होता नहीं है यार। अगर इतना पक्का हो जाए ना तो आदमी पूरे काम करे ना। तो हम ये कहानी देखते हैं और उसके विश्वास को देखते हैं। बड़ी आयरॉनिकल कहानी, इसका अंत बड़ा विचित्र सा है, बहुत ध्यान से पढ़िए, बड़ी मजेदार कहानी है, हर एक बोर्ड के सिलेबस में भी है, और वैसे भी बड़ी आनंददायक कहानी है। पहला जो इसका ओपनिंग पैराग्राफ है वो विजुअल है, दिखाएंगी चीजें आपको, विजुअल डिस्क्रिप्शन, यानी चीजें दिखेंगी आपको, दृश्य दिखाने का प्रयास करें। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing that the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. The house, the only one in the entire valley, यानी पूरी घाटी में पहाड़ों से घिरे हुए कुछ समतल क्षेत्र को घाटी कहा जाता है। थोड़ी सी जो क्षेत्र पहाड़ के दो चोटियों के बीच में, तो पहाड़ों से इस पूरे वैली में एक ही घर था। सैट ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और एक लो हिल, एक पहाड़ी थी जो अपेक्षाकृत थोड़ी नीची रह गई थी, उसी के ऊपर ये झोपड़ी बनी थी। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और यहाँ इतनी ऊंचाई पे था कि नीचे बिल्कुल आप नदी देख सकते थे और खेत देख सकते थे। खेत में मक्के की फसल, कॉर्न मक्के को ही जनरली यूज करते हैं, कोई भी आप दाना समझ लीजिए जो उस समय मुख्य आहार रहा होगा। तो राइप था, पका हुआ था, क्यों? क्योंकि और विद द फ्लावर, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और वो पूरे खेत में हरियाली थी, लेकिन फूलों का रंग धब्बेदार दिखता था। जैसे मान लीजिए अगर हरा भरा खेत हो और उसमें फूल आ जाए धूसर रंग का या व्हाइट कलर का, तो इस तरह धब्बेदार चित्र। एक कैनवस देखिए कैसे पेंट कर रहा है, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और ये जो स्थिति थी कि खूब हरा भरा खेत हो और उसमें फूल भरे हो बीच बीच में, तो ऐसा लगता है कि हार्वेस्ट बड़ी अच्छी होगी, फसल बड़ी अच्छी होगी, इस बात का वादा करते हैं। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर यानी झमाझम वर्षा। केवल अर्थ को, धरती को एक ही वस्तु की आवश्यकता थी, एक वर्षा हो जाए जम्मू की, और एटलीस्ट अ शावर, और अगर नहीं तो कम से कम शावर, फुहारे ही पड़ जाए। प्राचीन कहानी है तो ज्यादातर खेती वर्षा पर निर्भर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. और मॉर्निंग से, बिल्कुल सुबह से लेकर लेंचो ने कुछ नहीं किया था, बस बैठा था। अपने खेतों को वो बहुत इंटीमेटली मतलब बहुत निकट से, बहुत करीब से, बहुत अभिन्नता से जानता था। तो उसने कुछ किया नहीं था, केवल बैठा था और आसमान को ताक रहा था, देख रहा था। और किधर देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट के साइड, उत्तर और पूर्व के कोने की ओर आसमान ताक रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी डायलॉग है, किसी के बोले हुए शब्द है। कहता है कि हमें अब थोड़ा पानी तो मिलने वाला है भाई। वुमन अपनी औरत को पुकार के कहता है।
द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग। वो औरत जो कि खाना बना रही थी, सपर यानी भोजन तैयार कर रही थी, वहां से उसने उत्तर दिया हाँ गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे खेत में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, छोटे वाले घर के ही पास खेल रहे थे। until the woman called to them all come for dinner, तब तक ये सब चलता रहा वो काम और खेलना, जबकि औरत ने बुलाया कि चलो भाई भोजन तैयार। अब देखो डिनर एक वर्ड आया। डिनर हम लोग जनरली समझते हैं, खासतौर से यूपी बिहार वाले, रात का भोजन। ऐसी तमाम बातें हैं यार, क्या किया जाए। बताया ना शुरुआत में इस वीडियो के, ऐसे ही लोगों ने पढ़ा वैसे ही सिखा देते हैं। डिनर का कोई ऐसा मतलब नहीं रात का भोजन। डिनर का मतलब एक मुख्य भोजन जो आप भरपेट लेते हैं, चाहे जिस टाइम लेते हैं। अब यह डिनर रात को नहीं हो रहा है, ये दोपहर में ही होने वाला है। डिनर का अर्थ रात का खाना नहीं होता, ये जानते रहिए इंग्लिश में। बस भोजन है मुख्य आहार, मुख्य भोजन। खैर, तो उसने बुलाया कि चलो भाई डिनर के लिए आ जाओ, भोजन के लिए आ जाओ। It was during the meal that, just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. और it was during the meal that, और भोजन के दौरान ही ये हुआ, just as Lencho has predicted. Lencho had predicted. जो प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना। जैसा कि अनुमान लगा के लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरनी प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व की दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े पर्वत, किसके पर्वत? क्लाउड्स के। कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, चले आ रहे, यानी काले काले विशालकाय पर्वताकार बादल चले आ रहे। The air was fresh and sweet, और हवा बड़ी ताजी, बड़ी मधुर, बड़ी मीठी सी बह रही थी, ठंडी हवा। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cents pieces, and the little ones are 5s." The man went out for no other reason. आदमी बाहर निकला, कोई और कारण नहीं था, केवल इतना ही था, हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यह आनंद लेना चाहता था कि देह पर जो बूंदें गिरेंगी वो कितनी अच्छी लगती है। तुम लोगों को भी लगती होंगी, सभी को लगती होंगी, लगना ही चाहिए। नहीं लगती तो आपके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं तो इस उम्र में भी भाई जब भी वर्षा होती है नहाता हूं, जम के नहाता हूं। बनारस में भी अपने घर में मैंने पेड़ पौधे खूब लगा रखे हैं, बनाया है 2 कमरे, बाकी पूरा प्लॉट खाली है, ढेरों पेड़ लगा रखे हैं, घास फूस है, हरियाली, और मजा आ जाता है। बच्ची के साथ नहाता हूँ, कभी कभी श्रीमती जी को भी पकड़ के घसीटता हूँ। अलग बात है कि इसके बाद कई बार लात भी खाता हूँ, लेकिन नहाने का आनंद, वर्षा, पानी की बूंदें जब गिरती हैं ना देह पर, फील करना। अगर नहीं नहा पाते, और नहाया करो भाई, हाँ बीमार मत हो जाया करो, आनंद लो, कल बड़े हो जाओगे पता नहीं किस परिस्थितियों में कैसे रहो। खैर, वो आनंद लेने के लिए बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब लौटा तो एक्सक्लेम्ड, बड़ी उत्तेजना से, बड़ी प्रसन्नता से बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो आसमान से गिर रही है ना, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, पानी की बूंदें नहीं है। दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए वाले सिक्के। सिक्के वहां पे जो चल रहे थे पैसे, कहता है कि ये वाले सिक्के हैं नए वाले। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. बड़े बड़े जो सिक्के हैं वो 10 सेंट, सेंट वहां का पैसा 10 सेंट है, और छोटे वाले 5 के सिक्के। अब देखो भाई, बूंदों को वो पैसा क्यों कह रहा है राइटर, ये किसान फार्मर लेंचो क्यों कह रहा है पैसे? क्यों? क्योंकि इन्हीं बूंदों के कारण उनकी फसल बड़ी अच्छी होने वाली है, और फसल अच्छी होगी तो पैसे आएंगे। यानी ये वर्षा की इन बूंदों का बड़ा महत्व था, इसलिए उनकी तुलना पैसों से। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rains. और उसका एक्सप्रेशन, उसकी भाव भंगिमा बड़ी संतुष्ट थी, और वहां से देख रहा था अपना फील्ड, अपनी खेत, राइप कॉर्न, बिल्कुल फसल तैयार, विद इट्स फ्लावर्स, फूलों के साथ, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, रेन के एक कर्टेन में, एक पर्दे में, घूंघट। घूंघट देखा है?
देखा होगा शायद। अब तो औरतें घूंघट नहीं करती। घूंघट एक झीना पर्दा होता है ऐसे, और उसमें से कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। तो ये जो रेन भी घूंघट का काम करती है। कभी वर्षा हो तो ध्यान से देखना, उसके उधर जो चीजें होंगी वो कुछ अर्ध पारदर्शी टाइप का दृश्य बनता है, तो कर्टेन ऑफ रेन, दुल्हन की तरह उसका खेत वो फसलों के साथ ऐसा दिख रहा था। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. Those truly did resemble the new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब देखिए दृश्य तुरंत बदल रहा है। कितना सुंदर सब कुछ चल रहा था, एकाएक परिवर्तन होने वाला है। अचानक, बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, बड़ी तेजी से हवा बहने लगी। Along with the rain, very large hailstones began to fall. और वर्षा के साथ बड़े बड़े hailstones, hailstones तो जानते हो कि सभी लोग भाई, hailstones यानी ओले, बर्फ के टुकड़े, बर्फ के गोले गिरते हैं आसमान से, तो ये गिरने लगे वर्षा के साथ, तेज आंधी आ गई और उसी के साथ ये। और these truly did resemble new silver coins, और ये नए वाले सिल्वर कॉइन्स की तरह मिल रहे थे, मिलते जुलते थे, मतलब चमक रहे थे। जैसे सिल्वर के कॉइन्स चमकते थे उस समय सिल्वर के सिक्के चलते थे, तो उस तरह ये चमक रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और लड़के तुरंत पानी में भागे। क्यों? वो उसको चुनने के लिए, ओलों को। हम लोगों ने भी चुना, उसको बिनौरी कहते हैं हमारे यहाँ, बिनौली, ऐसे अलग अलग भाषाएं। बचपन में चुना, खाया है उठा उठा के, बड़ा आनंद आता था। चोट भी लगती थी, छोटे छोटे गिरते थे तब भी चोट आती थी, और बड़ा गिरे तब तो कई बार सिर में फूट जाता, नुकसान। तो वो बच्चे दौड़े उसे लेने के लिए। It is really getting bad now, exclaimed the man. अब exclaimed एक वर्ड है, ये हर तरह की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करता है भाई, दुख भी, सुख भी, उदासी भी, जोश भी, सब। तो यहाँ बड़े दुख के साथ उसने कहा कि अब तो वास्तव में चिंता के साथ, दुख के साथ कि बड़ा बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly. मैं ऐसा करता हूँ कि जल्दी ही ये बीत जाए, जल्दी ही ये ओले पड़ना समाप्त हो जाए। It did not pass quickly. ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail had left nothing. This year we will have no corn." अब लेंचो ने यह आशा की कि जल्दी बीत जाए, जल्दी समाप्त हो जाए ओलों का पड़ना। It did not pass quickly. ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house. 1 घंटे तक ओले बरसते रहे घर पर, बगीचों में और पहाड़ियों के चारों ओर, कॉर्नफील्ड उस फसल पर, पूरे घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत सफेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे किसी ने नमक से बिल्कुल पाट दिया खेत। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बची थी। ओले पड़ते हैं, अगर कसके पड़ जाए 1 आध घंटे तो सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, पतली कमजोर डालियां टूट जाती हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और ये जो फसल थी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो का हृदय, लेंचो की आत्मा बिल्कुल उदासी में भर चुकी थी। When the storm had passed, जब ये तूफान रुका, he stood in the middle of the field, अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया, and said to his sons, और अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. Plague of locusts, ये एक साथ यूज होता है, टिड्डियों का दल। टिड्डियों का दल, ये भी अपने दादा वगैरह से पूछो, तुम लोग तो जानोगे भाई। टिड्डियों का दल इस तरह चलता था, ये छोटा सा कीड़ा होता है, लॉकस्ट छोटा कीड़ा होता है, अक्सर हरे रंग का, कई बार रंग उसका अलग अलग भी होता है। अभी भी कहीं कहीं उसके हमले हो जाते हैं, अब तो उतना नहीं। पहले ये आती थी तो इतनी तेज आए कि आसमान में अंधेरा छा जाए, बहुत बड़ा झुंड होता था, और जिस खेत पे उतर जाए कुछ मिनटों के बाद उड़ जाए, और खेत के सारे मतलब पौधे खड़े रहते थे, अनाज गायब, इतनी तेज ये काम करते थे। तो कहता है कि अगर ये लॉकस्ट का भी मतलब हमला हुआ होता खेतों पर
तब भी इससे ज्यादा ही बचा होता, यानी कहीं कहीं दाने बचे होते। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास अनाज नहीं हुआ। That night was a sorrowful one, और उस दिन जब रात घिर गई तो यह रात बड़ी उदास थी। All our work for nothing, ये बातचीत हो रही है परिवार में। हमारी पूरी मेहनत बिल्कुल नथिंग, यानी कुछ नहीं उसका अर्थ निकला। There is no one who can help us, कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके। We'll all go hungry this year, इस साल हम सभी को भूखे रहना पड़ेगा। But in the hearts of all those who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन वो solitary house, solitary यानी एकाकी हाउस, जो एकमात्र घर था उस पूरे घाटी में, घाटी के बीचों बीच बसा, उसमें रहने वाले सभी के हृदय में एक आशा थी, सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से हेल्प हो सकती, गॉड हेल्प कर सकती। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. इतने उदास मत हो, इतने परेशान मत हो, लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ नुकसान हो गया है। Remember, याद रखो, no one dies of hunger. भूख से कोई नहीं मरता। ये बाइबल में ऐसा पढ़ाया जाता है, हर घर में पढ़ाया जाता है, कोई भूखा नहीं मरता, ईश्वर सबको देखता है। तो वो वही लाइन परिवार का कोई सदस्य दोहरा रहा है, आपस में सभी लोग बात कर रहे हैं। That's what they say, no one dies of hunger. हाँ, यही तो वो लोग कहते हैं जो उपदेश देते हैं। No one dies of hunger, कोई भूख से नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब पूरी रात लेंचो केवल अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, और उसकी आशा थी the help of God, whose eyes, जिनकी आंखें यानी गॉड की आंखें, sees everything, वो सब कुछ देखती, Even what is deep in one's conscience, लोगों के कॉन्शंस एकदम मन में, अवचेतन में भी जो बात छिपी हुई है वो भी गॉड देख लेता है। ऐसा he had been instructed, उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, बताया गया था। धर्म गुरुओं ने उसे ये बात बताया था कि ईश्वर सब कुछ देखता, सब कुछ जानता है। इसीलिए उस लेंचो को भी ये आशा थी और इसी आशा के बारे में पूरी रात सोचता था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो तो आदमी के रूप में एक बैल था, यानी बड़ा मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन इतना मेहनती होने के बावजूद, खेतों में इतना काम करने के बावजूद वो जानता था कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और आने वाले रविवार को डे ब्रेक, बिल्कुल दिन खिलते ही, भोर होते ही वो लिखने लगा, एक लेटर, चिट्ठी लिखने लगा, which he himself would carry to town and place in the mail, जो खुद लेकर शहर जाएगा और मेल में डालेगा, डाक में। संडे को इसलिए भाई ये भी समझो, अब संडे को बंद रहता है डाकघर। उस समय जब सुविधाएं नहीं थी, घोड़े गाड़ियों से डाक जाती थी, तो संडे को ही जाया करती थी। तब हफ्ते में एक दिन ये सुविधा प्रारंभ की गई थी, तो इसलिए संडे। अब ये चिट्ठी क्या थी आगे क्लियर हो रहा है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये एक लेटर टू गॉड, यानी गॉड के लिए एक चिट्ठी से कम कुछ भी नहीं था, यानी ये गॉड के लिए चिट्ठी थी। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm ... He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो उसने लिखा है गॉड, पहले संबोधन किया, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आपने अगर सहायता नहीं की तो मैं, मेरा परिवार सभी भूखे रह जाएंगे साल भर। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है। वो पेसोस वहां का रुपया, उस समय का रुपया। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, जिससे कि मैं अपने खेत को फिर से बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल तैयार ना हो जाए तब तक जीवन यापन के लिए मुझे 100 पेसोस चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म,
क्योंकि ओलो ने और इसके बाद बाकी और सारी बातें, पूरी चिट्ठी यहाँ नहीं लिख सकता राइटर, इसीलिए छोड़ दिया है उसने अधूरा इसको। आप अनुमान लगा लीजिए पूरी कहानी लिखी होगी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, फिर लिफाफे के ऊपर उसने पता लिखा टू गॉड, और पुट द लेटर इनसाइड, और उस लिफाफे के अंदर चिट्ठी डाल दी। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान था। वेंट टू द टाउन, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पहुंचकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पे एक स्टैम्प लगाया। स्टैम्प यानी टिकट। ये भी पूछिए अपने माता पिता से, दादा वगैरह से, बताएंगे स्टैम्प क्या होता है, टिकट क्या होता है, कैसे लगता था, पैसा उसका, पैसा आप भरते थे तो एक टिकट मिलता था, वो चिपकाते थे, उसी हिसाब से उस चिट्ठी का रेट तय होता था, वो चिट्ठी जाती थी। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको मेल बॉक्स यानी लेटर बॉक्स जो होता था, लाल रंग का डिब्बा होता है, आप देखिएगा, उसे जाकर उसमें डाल दिया। यानी चिट्ठी गॉड तक लिख दी, उस पर टिकट भी प्रॉपरली लगा दिया और उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया। यहाँ तक की कहानी। फिर आगे देखते हैं अब ये चिट्ठी गॉड की पहुंचती कहाँ है, होता क्या है, अगले पार्ट।